सोचिए, मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसा गांव है जहां रात होते ही सन्नाटा चीखने लगता है। बेरमपुर। बाहर से देखने में एकदम शांत और सुंदर, लेकिन इसके अंदर 400 साल पुराना एक ऐसा खौफनाक श्राप दफन है जो आज भी लोगों की जान ले रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी कहानी के गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस शापित गांव का वो काला सच क्या है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में दहशत बिठा रखी है। अब जरा इस खौफनाक चेतावनी को सुनिए। अगर तुम्हें उनके कदमों की आहट और उनका मंत्र सुनाई दे तो बस छिप जाना। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम नहीं बचोगे। ये शब्द मदन के पिता के थे, जो उसे शनिवार की रात बाहर जाने से रोक रहे थे। देखिए, बेरमपुर में शनिवार की रात कोई आम रात नहीं होती। ये खौफ बेवजह नहीं था, बल्कि ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा था कि अंधेरे में कुछ ऐसा घूम रहा है जिसके सामने जाने का सीधा सा मतलब है अपनी मौत को दावत देना। तो आखिर मदन के पिता किस चीज से इतना डर रहे थे? गांव वाले इसे निशिर-मूलो कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 4 बेहद भयानक लाल आंखों वाले साए जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाए गांव की सुनसान सड़कों पर घूमते हैं। ये कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसी शराब का हिस्सा है। गांव में हर कोई ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर गलती से भी किसी की नज़र इन निशिर-मोलों पर पड़ गई तो उसका जिंदा बचना पूरी तरह नामुमकिन है। ये सिर्फ कोई सुनाई जाने वाली डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि बेरमपुर की वो खौफनाक हकीकत थी जिससे हर कोई वाकिफ था। और उस शनिवार की रात मदन के साथ असल में जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने अपने पिता की चेतावनी को अनसुना कर दिया और दोस्तों से मिलने जंगल की उस पगडंडी पर निकल पड़ा। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज आने लगी और एक अजीब सा मंत्र गूंजने लगा, बम बम बश। खौफ के मारे मदन तुरंत झाड़ियों में छिप गया। उसने अपनी सांसें तक रोक लीं, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती कर दी। उसने मुड़कर उन्हें देख लिया। अगली सुबह मदन की लाश गांव के उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पड़ी मिली। उसके चेहरे पर ऐसा भयानक डर जमा हुआ था जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई बहुत ही डरावना मंजर देखा हो। अब यहां से हमारी ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और अचानक मोड़ लेती है। हम इस 400 साल पुराने शापित और कोहरे से भरे गांव से निकलकर सीधे पहुंचते हैं दिल्ली की एक एकदम मॉडर्न चमचमाती हुई साइंटिफिक लैब में। एक तरफ सदियों पुराना श्राप और खौफनाक लोक कथाएं हैं, और दूसरी तरफ साइंस, रिसर्च और एंटीडोट्स। दिल्ली की इस लैब में हमारी मुलाकात होती है मेघना और इशिता से। ये दोनों अपने प्रोफेसर जयदेव की जान बचाने के लिए दिन रात एक एंटीडोट यानी एक खास दवा बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेघना की जिंदगी सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स और साइंस तक ही सीमित नहीं है। उसे कुछ बहुत ही अजीब और डरावने सपने लगातार आते हैं। सपनों में एक धुंध से भरा जंगल होता है, एक बहुत बड़ा भयानक सा पक्षी उसका पीछा कर रहा होता है, और सबसे अजीब बात, एक बहुत पुराना पेड़ जिससे कोई रहस्यमयी हरे रंग का लिक्विड टपक रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई, दिल्ली में रहने वाली एक मॉडर्न साइंटिस्ट को 400 साल पुराने शापित पेड़ के सपने लगातार क्यों आ रहे हैं? कुछ तो गहरा कनेक्शन है ना इन दोनों के बीच। और यहीं से इस पूरी कहानी का असली मकसद सामने आता है। पुरानी लोक कथाओं में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज का जिक्र मिलता है, मृत्युंजय अमृत। इशिता को एक बहुत पुरानी किताब में इस चमकते हुए हरे लिक्विड के बारे में पता चलता है। किताब में लिखा था कि ये अमृत हर पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है। इशिता को तुरंत लगता है कि अगर उन्हें ये मृत्युंजय अमृत किसी तरह मिल जाए तो उनका वो अधूरा एंटीडोट पूरा हो सकता है, और यही उनके इस खतरनाक सफर पर जाने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। पर असली झटका तो तब लगता है जब इशिता ये किताब मेघना को दिखाती है। किताब में छपी उस पेड़ की तस्वीर को देखकर मेघना के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही पेड़ था जो उसे हर रात अपने डरावने सपनों में दिखाई देता था। ये वो पल था जहां पुरानी लोक कथाएं और मेघना के वर्तमान सपने एकदम आमने सामने आ गए। इसी गहरे रहस्य को सुलझाने की बेचैनी में मेघना अपनी असली वजह को छिपाते हुए इशिता के साथ उस खौफनाक गांव बेरमपुर जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। खैर, जैसे तैसे ये दोनों बेरमपुर पहुंच तो जाती हैं, लेकिन गांव में कदम रखते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। शहर की ये दोनों लड़कियां जैसे ही गांव के उस बड़े से गेट के अंदर दाखिल होती हैं, चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं।
एकदम शांत मौसम अचानक से एक हिंसक आंधी में बदल जाता है। सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और सबसे भयानक अपशगुन तब होता है जब गांव के मंदिर और मुखिया के घर में रखा दिया अचानक बुझ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति और वहां की अलौकिक शक्तियां उनके आने का विरोध कर रही हों। अब गांव वालों को अपनी असली मंशा तो बता नहीं सकते थे, है ना? तो मुखिया से मिलने के बाद मेघना और इशिता एक बहुत ही चालाकी भरी झूठी कहानी करती हैं। वो मुखिया को बताती हैं कि वो 5 अलग-अलग गांवों पर अपनी पढ़ाई के लिए रिसर्च कर रही हैं। और ये झूठ बहुत जरूरी भी था। जरा सोचिए, अगर वो सीधे-सीधे किसी श्राप या मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछने लगती तो गांव वाले तुरंत उन पर शक करने लगते। मुखिया उनकी इस झूठी कहानी में आ जाता है और उन्हें अपने ही घर में ठहरने की जगह दे देता है। लेकिन इन दोनों का असली काम तो रात के घने अंधेरे में शुरू होना था। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो चुके हैं। तभी मुखिया का बेटा अनुज दबे पांव मेघना और इशिता को घर से बाहर निकालता है और उन्हें गांव के बाहर 400 साल पुराने राजा सूरजभाल के राजमहल के खंडरों की तरफ ले जाता है। आधी रात का वक्त, तेज आंधी और सामने एक शापित राजमहल का खंडर। माहौल सच में ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस खंडर में कदम रखते ही मेघना को एक बहुत ही अजीब और सिहरन पैदा करने वाला एहसास होता है। उसके मुंह से अचानक निकलता है, मैं यहां पहले आ चुकी हूं। अब ये बात बहुत अजीब है। दिल्ली की एक लड़की जो आज तक कभी बेरमपुर नहीं आई, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस जगह को जानती है? इस 400 साल पुरानी खौफनाक जगह से उसका आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और उलझा हुआ रहस्य बन जाता है। और बस इसी पॉइंट पर आकर कहानी का तनाव बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक साथ 2 अलग-अलग जगहों पर खौफनाक चीजें होने लगती हैं। एक तरफ राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज को किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई सिपाही उनके आसपास के गलियारों में घूम रहा हो। और दूसरी तरफ ठीक उसी समय गांव के बाहर जंगल में जुआ खेल रहे संपत और कप्ता को फिर से वही डरावना मंत्र सुनाई देने लगता है। आतंक अब दोनों तरफ से बिल्कुल करीब आ चुका था। और फिर जंगल के उस सन्नाटे को चीरते हुए वही मंत्र दोबारा गूंजता है, बम बम बश। तेज आंधी चल रही है और संपत और कप्ता देखते हैं कि घने कोहरे के बीच से वो 4 साए बाहर आ रहे हैं। उनकी आंखें लाल रंग से चमक रही हैं और उनके कंधों पर वही पुराना ताबूत। निशीर मोलो वापस आ चुके हैं और इस बार उनकी आवाज सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहती। ये मंत्र पूरे बेरमपुर गांव में गूंजने लगता है, जिससे हर एक गांव वाले के अंदर मौत का वही पुराना खौफ फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से घटती हैं कि पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। राजमहल के अंदर वो रहस्यमयी दरवाजा अचानक एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है और उसके अंदर से जो निकलता है उसे देखकर तीनों की सांसें अटक जाती हैं। और बिल्कुल उसी पल जंगल में उन निशिरमोलों के कंधों पर रखा वो खौफनाक ताबूत भी खुल जाता है। तभी एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजती है जो पूरे गांव को दहशत में डाल देती है। मानो सदियों पुराना श्राप और आज की हकीकत दोनों एक बहुत ही भयानक तरीके से आपस में टकरा गए हों। और बस यहीं पर आकर हम उन बड़े और अनसुलझे सवालों के भंवर में फंस जाते हैं। आखिर उस ताबूत के अंदर कौन था या क्या था? वो मृत्युंजय अमृत असल में क्या रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली की एक साइंटिस्ट मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप से असली कनेक्शन क्या है? ये कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो किसी के भी दिमाग को उलझा कर रख सकते हैं। इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे प्राचीन खौफ और आधुनिक दुनिया आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इसके आगे का सच क्या है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।